राजस्थान के करौली में बदमाशों ने विधायक भरोसीलाल जाटव पर हमला किया है। विधायक पर हमला जनसुनवाई के दौरान हुआ। हमले में विधायक बाल बाल बच गए। पुलिस ने विधायक पर हमला करने वाले आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर शर्मा करौली से जुड़ गए हैं। सागर, तो यहां पर विधायक भरोसीलाल जाटव पर हमला हुआ है, आखिर किसने किया था हमला और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह की ये घटना है। हिंडौन में भरोसीलाल जाटव अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। उस दौरान एक नीली शर्ट का युवक जो है वो अंदर आता है और विधायक पर पिस्टल लगाकर फायर करने की कोशिश करता है। 3 बार उसके द्वारा कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी मैगजीन जो है वो नीचे गिर जाती है। ऐसे में वो फायरिंग नहीं हो पाती है। वहां पर मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने उस युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन युवक वहां से भाग निकला। सूचना के बाद में मौके पर पुलिस पहुंची। करौली से एसपी अनिल कुमार बेनवाल पहुंची, एएसपी प्रकाश चंद जी पहुंचे। उसके साथ में जो अन्य अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। तमाम जो घटना है पूरी जानकारी ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है और हिरासत में भी उसको लेने की सूचना आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। जी सागर, जो आरोपी है क्या उसकी शिनाख्त हो पाई है और आखिर क्यों ये हमला किया गया, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, अभी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। युवक जो है, आरोपी युवक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। लेकिन बताया जा रहा है, विधायक ने जो पुलिस प्रशासन को जो शिकायत सौंपी है उसमें बताया गया है कि एकुलासी निवासी धीरज जाट जो है वो युवक का नाम बताया जा रहा है। उसके आधार पर ही जो है शिकायत सौंपी गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। दूसरी ओर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो है, उन्होंने भी हिंडौन विधायक जो है उनसे कुशलक्षेम पूछी है। और मंत्री रमेश मीना ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़ी किए हैं। तमाम जो है वो प्रक्रिया जो है पुलिस प्रशासन की वो यहाँ पर जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सागर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोरोना के इलाज की दरें तय करने का विरोध किया है। अस्पतालों के प्रबंधन के मुताबिक सरकार की ओर से जो दरें तय की गई हैं उस कीमत पर इलाज कर पाना संभव नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संचालकों का कहना है कि सरकार ने कीमतें तय करने से पहले उनसे कोई राय नहीं ली। उधर सरकार का कहना है कि निजी अस्पतालों ने अगर मनमाना फीस ली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मरीजों के उपचार में लापरवाही और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी ताकि सरकारी आदेश की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जा सके। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में निजी हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज और जांच के लिए दरें तय कर दी थी, जिसके तहत प्रदेश के निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रुपए प्रति जांच ले सकते हैं। वहीं इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रुपए प्रतिदिन होगा। वहीं वेंटिलेटर समेत आईसीयू बेड के लिए 4000 रुपए प्रतिदिन चार्ज तय किया गया था। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोरा जी। संजय जी, तो यहाँ पर जो दरें तय की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, उसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकार आमने सामने आ गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना है कि उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया इन दरों को तय करने से पहले। आकांक्षा, बहुत पहले राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि आपको फ्री में इलाज करना पड़ेगा उन हॉस्पिटल्स को जिन्होंने की सरकार से रियायती दर पर जमीन ली है। और ये कोई भी हॉस्पिटल शायद ऐसा नहीं होगा राजस्थान में जिसने की मुफ्त में या कौड़ी के दाम पे जमीन ना ली हो। टैक्स में रिबेट वो लेते हैं, यूडी जो टैक्स होता है, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, उसमें वो रिबेट लेते हैं। तो आप जनता की जमीन लेते हैं, जनता का टैक्स के पैसे का आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप इस कोरोना संकट के समय भी अगर अपनी दरों को कंट्रोल में रख के या उन तय दरों पे इलाज न कर सकते हैं तो ये कहां तक वाजिब है। और सरकार ने ये हमेशा के लिए तय नहीं किया है, सिर्फ इस कोरोना के समय में जब लोगों के सामने आर्थिक संकट है उस दौर के लिए ये बोला है। और सरकार भी जो है वो केवल कह रही है उनको, उसने कभी भी इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जी सनी जी, अब जब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और सरकार है वो आमने सामने हो गए हैं, ऐसे में सरकार इन हॉस्पिटल्स को भरोसे में लेने के लिए या फिर जो तय दरें हैं इन्हें मनवाने के लिए क्या कदम उठाती दिख रही है?
आकांक्षा, भरोसे में लेने की तो कोई बात ही नहीं है। सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन्होंने रियायती दर पे लिए हैं वो रियायती दरों पर ही इलाज करें। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग पैसा देना चाहते हैं, ज्यादा जो इनकी जो खुद की जो दरें हैं उन पे भी अगर कोई इलाज करवाना चाहे तो ये लोग उसका भी इलाज नहीं कर रहे हैं। यदि आप कोरोना सस्पेक्ट निकल गए तो ये आपको इलाज नहीं करते, ये आपको सीधे सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, टेस्ट सारे करवा लेते हैं, उस टेस्ट का पैसा वसूल कर लेते हैं। यहां तक केसेस सामने आए हैं कि कोई व्यक्ति यदि हॉस्पिटल गया है तो सिर्फ एक दिन के उससे 50-60 हजार रुपए वसूल कर लिए गए और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की बात है, वो बजाय सरकार की दरों को लागू करने के और इन हॉस्पिटल्स पर दबाव बनाने के, वो भी तुरंत उन पेशेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनकी मदद करते हैं कि वो सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। तो सरकार की तरफ से भी कोई इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। वो बार बार कहती तो है कि हम करेंगे करेंगे, लेकिन करती नहीं है। जी, तो सरकार की तरफ से भी सख्ती जो है अब तक नजर नहीं है। हालांकि जो रघु शर्मा है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा था कि नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी और साथ ही वो नजर रखेंगे कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। तो क्या वो भी अभी फिलहाल नजर नहीं आई है? ये सब बातें बड़ी बचकानी सी लगती है कि आप नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, आप बार बार ऑर्डर इश्यू करते हैं। जब आपने इनको जमीन दी थी रियायती दरों पर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप बाकी की छोड़िए, सिर्फ 25% लोगों का आप इलाज मुफ्त करेंगे। ये जिस वक्त इनको फ्री में कौड़ियों के दाम पे जब जमीन दी गई, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साफ लिखा हुआ है। उसके बाद कहां आपको जरूरत पड़ती है, आपके पास कंप्लेंट आई है, आप सीधा इनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए, आप इनको बोलिए कि आप जमीन के पूरे की पूरी कीमत चुकाइए, खत्म किस्सा। ये सीधे लाइन पे आ जाएंगे। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान में इस बार रेगिस्तानी टिड्डे इस मानसून में प्रजनन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी AFAO ने इसकी चेतावनी दी है। दरअसल रेगिस्तानी टिड्डे आमतौर पर अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवास करते हैं और वही प्रजनन करते हैं। राजस्थान का मौसम इनके लिए अनुकूल माना जाता है। FAO के मुताबिक उत्तरी सोमालिया का टिड्डी दल भारत और पाकिस्तान के दोनों ओर के क्षेत्रों की ओर पलायन करेगा और वहां प्रजनन भी करेगा, जबकि इनके झुंड कई बार राज्य में आएंगे। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस बार पहले की अपेक्षा अधिक तैयारी है। साथ ही माना जा रहा है कि राज्य में मई 2019 से 15 फरवरी 2020 के बीच 6 लाख हेक्टेयर भूमि टिड्डी दल की वजह से प्रभावित हुई है, जबकि इस साल अब ये आंकड़ा लगभग 2 लाख हेक्टेयर का है। वहीं राजस्थान के कृषि विभाग का कहना है कि उन्होंने टिड्डी दल के सर्वेक्षण के लिए 120 वाहनों की मंजूरी दी है, जबकि 45 वाहनों को टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए मंजूरी दी गई है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं और इनके 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड 35,000 लोगों के जितना भोजन खा सकता है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो यहाँ पर किसानों के लिए एक और बुरी खबर है। जो टिड्डियां दल जो लगातार आ रहा है, उनकी प्रजनन जो प्रक्रिया है वो अब राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में हो सकती है। क्या कुछ तैयारियां आपको सरकार की तरफ से दिख रही है किसानों को इस बड़े नुकसान से बचाने के लिए? देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है कि फरवरी के बाद भी अभी मई और जून में भी टिड्डियों के 8 अलग अलग दल प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचा चुके हैं। न केवल फल सब्जियों को और वनस्पतियों को, बल्कि जो अनाज है उनको भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। और जहां तक बात करें सरकार के प्रयासों की, तो राजस्थान सरकार के जो कृषि डिपार्टमेंट है या वो क्या करता है कि जहां पर टिड्डी का रात को स्टेपज होता है, जहां पर रात को रुकती है, वहां पर उनको मारने के लिए दवाई का छिड़काव वहां पर किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2 बार पत्र लिखा गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कि उनको जो है इसके लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये टिड्डी नियंत्रण दल है जो भारत सरकार के अधीन है। ऐसे में उनको कोई व्यापक रूप से टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी जब पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, तब भी फिलहाल अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब या कोई ऐसा प्रयास सामने आया नहीं है। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी के अलग अलग समूह इसी मई और जून महीने में बड़ी भीषण गर्मी के दौरान भी जो है लगातार देखने को मिले हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब जब प्रजनन की बात यहाँ पर आ रही है रेगिस्तानी जिलों में, तो ये
एक और बड़ा खतरा प्रदेश के किसानों के लिए सामने खड़ा हो गया है। जी रामस्वरूप, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि प्रजनन की बात आ रही है, किसानों के लिए बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई, तो राजस्थान सरकार क्या किस तरह के मुआवजे का ऐलान यहाँ पे कर सकती, क्योंकि कई किसानों की फसलें टिड्डी दल की वजह से नष्ट हुई है पिछले दिनों में और आगे भी होगी। बिल्कुल, फरवरी में जब टिड्डी का दल अलग अलग जिलों में आया था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर तुरंत जो है गिरदावरी करवाई गई, जो नुकसान हुआ था उसका आंकलन किया गया और मुआवजे की भी बात वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। अभी जब मई और जून में भी टिड्डी के 8 अलग अलग दल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जब उनका मूवमेंट हुआ, तब भी जितने भी कृषि अधिकारी हैं अलग अलग जिलों में जो लोग तैनात किए गए हैं, उनको भी आदेश दिए गए हैं कि वो पटवारी और ग्राम सेवक के जरिए प्रत्येक गांव की जो है रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजे, ताकि जितना किसानों को नुकसान हो रहा है उसका उचित मुआवजा उन्हें दिया जा सके। जी रामस्वरूप, यहाँ पर सरकार ने टिड्डी दल के सर्वेक्षण के 120 वाहनों की मंजूरी दी है। ये किस तरह से काम करेंगे और क्या फायदा इसका किसानों को मिलता दिखेगा? देखिए, टिड्डियों के नियंत्रण के लिए ये बेहद जरूरी है जितने भी साधन सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जहां पर टिड्डियों का मूवमेंट दिन के समय होता है, तब शाम को करीब 7:30 के आसपास टिड्डियों का दल है वो जहां अंधेरा होता है वहां पर वो रुक जाती हैं। जब उनका स्टॉपेज होता है तब रात को 11-12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जब उनका वहां पर ठहराव होता है, तब जितने भी अधिकारी होते हैं कृषि विभाग के, वो सभी जहां टिड्डी का दल रुका हुआ होता है वहां पर स्प्रे का छिड़काव करके उनको जो है मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार देखने को मिला इस बार ये भी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी टिड्डियों का स्टॉपेज रात के समय हुआ है, लेकिन वहां पर रात के समय जब आबादी क्षेत्र में जब टिड्डी का ठहराव होता है तो वहां पर किसी भी तरह का नियंत्रण का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वन क्षेत्र में खेतों में जब टिड्डी रुकती है तब सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं ताकि उनको खत्म किया जा सके। जी रामस्वरूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।